गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे 12th बायोलॉजी में चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 3 और हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को, आप इंजॉय करेंगे और सभी पेजेस और स्लाइड्स के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं बेसिकली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें जानना होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसके लॉस होने के क्या कारण हैं, किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर एरिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है या लॉस हो जाता है। इसके बेसिकली 4 मेजर जो रीज़न हैं। पहला रीज़न है हैबिटाट लॉस। सपोज़ एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है और यहाँ पर कोई स्पीशीज़ पाई जाती है, अगर इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, बर्न कर दिया जाए, अगर वो हैबिटेट का लॉस हो गया तो उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे और या फिर हैबिटेट लॉस की वजह से जब उन्हें नेचर में एक नेचुरल शेल्टर नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो स्पीशीज़ और एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, उनकी जो स्पीशीज़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो हैबिटेट लॉस का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से मतलब है कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे वो एनिमल्स हो, जिनसे हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अपने बेनिफिट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयट करें, उसे नुकसान पहुंचाएं, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैंने विद डायग्राम आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स हैं जो आपको याद करने में भी सहायक होंगे, वो मैंने अरेंज किए हैं, आप देख सकते हैं। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में हम कोई बाहर से एक दूसरी स्पीशीज़ बर्ड्स को या एनिमल को लाकर छोड़ दें तो वहाँ रहने वाली जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फाइनली कुछ स्पीशीज़ जो वहाँ की नेचुरल और जो पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने वाली स्पीशीज़ थी उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एलियन स्पीशीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। अगर आपने एक फूड चेन में किसी एक स्पीशीज़ या एनिमल को एलिमिनेट कर दिया है, वहाँ से रिमूव कर दिया है, तो टोटल फूड चेन है, जो साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फाइनली उस पर डिपेंडेंट जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनका एक्सटिंक्शन होने का, उनका ख़त्म होने का, डिसअपियर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखने। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के क्या एग्जाम्पल्स हैं। हमारा फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। चलिए वहाँ देख लेते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कुछ पॉइंट्स अरेंज किए हैं। जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट। आप जानते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और बेसिकली क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस वजह से हम कहते हैं इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि लंग्स ऑफ अर्थ इसका कहना भी है कि जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है उसका 20% तो अकेला अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही रिलीज़ होता है जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। तो इसलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट वो क्या है? लंग्स ऑफ अर्थ है। कभी अर्थ के ऊपर 14% जो लैंड सरफेस एरिया है इसके ऊपर फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से और फॉरेस्ट फायर की वजह से आज ये फॉरेस्ट कवर्ड एरिया 14% से रिड्यूस होकर सिर्फ 6% रह गया। ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही हमारे लिए सोचने वाली टर्म है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जरा हम इसको जान लेते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट का कम होने का चांसेस क्या था। बेसिकली जो रेन फॉरेस्ट है उस एरिया में जो भी ट्राइबल्स पीपल्स रहते हैं साउथ अमेरिका में, वो सभी ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट में अपने एनिमल्स को ले जाते हैं और इसके अलावा अपने फॉरेस्ट का वेट ग्रो करने के लिए वो उन्हें कुछ प्रोटीन पे फीड करते हैं, जैसे सोयाबीन पर, और वहाँ की ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए भी जो ट्राइबल पीपल है फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं और सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए वो लैंड को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, जो एनिमल्स है उसका नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फाइनली क्या होता है कि फॉरेस्ट से एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है और ह्यूमंस हैं वो फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल कट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बहुत ही
ब्यूटीफुल सीनरी है कि ये फॉरेस्ट है और फाइनली इसको कट कर दिया। क्या ये अब सुंदर लग रही है? नहीं लग रही है, इसकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल पीपल हैं वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को कवर कर लेते हैं और उसके बाद में उस एरिया को यूज़ करते हैं और फाइनली उस पर्टिकुलर एरिया में जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो उस एरिया के अंदर रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो गया है और फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो गया। फॉरेस्ट बहुत छोटे छोटे पीसीज में, टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। तो फाइनली इसकी वजह से बर्ड्स और एनिमल माइग्रेट कर जाते हैं और कई बार वो नए फॉरेस्ट और नए एरिया में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और एडेप्टेबल नहीं हो पाते हैं, हॉस्पिटेबल नहीं हो पाते हैं और फाइनली वो हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो यही कारण है कि हर साल बहुत सारी स्पीशीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से घट रही है और उसके पीछे एक रीज़न है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसको कंट्रोल करके हम एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्रेगमेंटेशन को रोक लें और ह्यूमन जो डिस्टर्बेंस है फॉरेस्ट के अंदर अगर उसको कंट्रोल करें तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें फॉरेस्ट से फूड मिलता है, वुड मिलता है, हर्बल मेडिसिन्स मिलती हैं और एनिमल्स को शेल्टर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे हमें मिल्क भी मिलता है, मीट भी मिलता है, एग्स भी मिलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं उनकी स्किन को यूज़ किया जाता है ब्यूटिफिकेशन के लिए या उसके फर को यूज़ किया जाता है कुछ कोट या दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। उनकी वूल को यूज़ किया जाता है, उनके स्किन को यूज़ किया जाता है, उनके हेयर्स को यूज़ किया जाता है। अगर ह्यूमन रेगुलरली इसी तरीके से मास किलिंग करेगा तो कुछ बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ है 100% वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आपके लिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है रशिया के अंदर और जो अमेरिका है वहाँ पर जो ऑलरेडी जो इनहेबिटेंट पीपल हैं एक ख़ास सीज़न के अंदर एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक जो यंग किड है उसको जंगल में जा कर के एक एनिमल को किल करना है, तभी हम उसको एक डेवलप्ड और अडल्ट चाइल्ड में कंसीडर करेंगे, अडल्ट मैन में कंसीडर करेंगे। ऐसे में कई बार उनकी ये ट्राइबल जो रिचुअल है इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल मार दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर और स्किन के लिए हर साल कुछ लोग, जैसे रशिया के अंदर हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग जंगलों में जाकर वुल्फ का शिकार करते हैं और फाइनली क्या होता है आप देख सकते हैं वुल्फ एक बेसिकली एक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल एनिमल है जो कि डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है और फूड चेन को मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगर सभी वुल्फ को मार दिया जाए अपने इन्जॉयमेंट के लिए तो क्या होगा, ये वुल्फ स्पीशीज़ है एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे को इसको सेव करना चाहिए। इस तरीके जो फेस्टिवल्स हैं कुछ कंट्रीज़ में इन पर बैन लगाया जाना चाहिए और इसके लिए पैटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल किलिंग के अगेंस्ट में काम करती है और पैटा के जो ऑर्गेनाइजेशन है होल वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ के अंदर इसके जो पार्टिसिपेंट हैं और मेंबर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। इवन इंडिया के अंदर भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्से में दशहरे के बाद में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसमें सभी लोग अपने ट्रेडिशनल जो शिकार करने के जो इक्विपमेंट्स थे, तीर कमान और भाला, इसके बाद जंगल में जाते हैं और उनको एक एनिमल का शिकार करना पड़ता है। हज़ारों की तादाद में लोग ट्राइबल पीपल जंगलों में जाते हैं और कुछ ना कुछ शिकार करके लाते हैं। डैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन फॉर आवर नेशन एंड इवन फॉर बायोडाइवर्सिटी। हमें इसको कंजर्व करना चाहिए और इस तरीके के जो रिचुअल हैं इस पर हमें उनको जागरूक बना करके रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारी थर्ड स्लाइड के ऊपर। इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलियन स्पीशीज़ वो है जो एक पर्टिकुलर प्लेस में बाहर से ला करके इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। इसके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बोर्ड में ऑलरेडी एग्जाम्पल आ चुका है। इस पेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो आप फ़िश देख रहे हैं बेसिकली ये नील पर्च फ़िश है जिसको लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इस फ़िश की साइज़ आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये 5.5 फीट की है और इसका वेट भी 40-50 kg से ज़्यादा है। लेकिन ये जो फ़िश है ये एलियन स्पीशीज़ थी लेक विक्टोरिया में, जब इसने, क्योंकि इसकी ईटिंग जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा है और फाइनली क्या हुआ, जब इस फ़िश को वहाँ ला के छोड़ा गया तो उसकी वजह से ये जो छोटी फ़िश देख रहे हैं आप, इसे चिसल्ड फ़िश कहा जाता है। ये फ़िश की करीबन 200 स्पीशीज़ उस लेक विक्टोरिया में पाई जाती थी जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि इस फ़िश ने उन सभी को कंज्यूम कर लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से एलियन स्पीशीज़ की वजह से वहाँ की जो नेचुरल इनहेबिटेंट फिश होती हैं वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स भी हैं। कैरेट ग्रास जिसे पार्थेनियम कहा जाता है, लेंटाना है, ये भी एक तरीके की ग्रास है जो कि एक अनवांटेड प्लांट है कैरेट ग्रास पार्थेनियम की तरह, जो भी अपने आप उगती है और फाइनली जो हमारी क्रॉप के बीच में उगने पर उसके सभी के सभी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली जो मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट मिलते नहीं है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। तो कैरेट ग्रास और लेंटाना इसको रिमूव करने के लिए ऑलरेडी इंडिया में और एडजॉइनिंग कंट्रीज़ के अंदर मूवमेंट चल रहे हैं जिससे इसको पर्टिकुलरली वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव किया जा सके, जिससे कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन और जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो, हमारा बेनिफिट रहे। इसके अलावा एक एग्जांपल और है हमारे पास में, इकॉर्निया आप जानते ही हैं जिसे वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, जिसने बंगाल में सभी बहने वाली नदियों और वाटर बॉडीज़ को कैप्चर कर लिया था। यही एग्जांपल है इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, जो कि वाटर बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करता है, फाइनली अपर सरफेस को फुली कवर कर लेता है और फाइनली जब सनलाइट जो नीचे तक नहीं पहुंचती है तो एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस है, ज़्यादातर नदियों को में से इसको रिमूव करना चाहिए वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया को, और इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट और कुछ एनजीओज़ के थ्रू रन किए जा रहे हैं जो कि इसको करते रहते हैं कंटिन्यूसली। एक एग्जांपल और है हमारे पास में, जो अफ्रीकन कैटफिश होती है जिसका नाम है क्लैरियस गैरी पाइनस। ये एक फ़िश है जो कि अब एंटर कर चुकी है, जो कभी सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती थी, आजकल ये कुछ हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, सी है और कुछ पॉन्ड्स और लेक में वहाँ पर नॉट नोन क्लियरली कि ये कैसे पहुंच गई है, माइग्रेट हो चुकी है जॉइनिंग के थ्रू, और फाइनली वहाँ पर रहने वाली जो नेचुरल फ़िश हैं और दूसरी छोटी फ़िश हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये कैटफिश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसकी ईटिंग हैबिट की वजह से जो छोटी जो नेचुरल उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली फ़िश हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो हमें इन्हें रोकना चाहिए। एलियन स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर नेचुरल इनहैबिटेंट होती है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पेज से बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और हमारा फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, को एक्सटिंक्शन के बारे में। आप जानते ही हैं कि हनी बी का क्या रोल है, बेसिकली ये पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन करता है। इसके अलावा हमिंग बर्ड है, इसका क्या रोल है, बेसिकली ये नेक्टर पर फीड करता है, कुछ छोटे इंसेक्ट पर फीड करता है और साथ में ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। बट अगर इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ हो तो उसकी वजह से कुछ छोटे इंसेक्ट्स और प्लांट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे और फाइनली उस पर डिपेंड होने वाले जो पॉलिनेटर हैं, कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यानी एक स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन होने से दूसरी स्पीशीज़ जो उस पर डिपेंडेंट है उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बर्ड और हमिंग बर्ड्स है, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किंगफिशर का। आप सभी एक पेन किलर यूज़ करते हैं, सभी आप जानते ही हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रिप में आता है जिसे हम कहते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम, और ये पेन किलर बॉडी एक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन इस मेडिसिन को ज़्यादातर एनिमल्स को भी इंजेक्ट किया जाता है जिससे बॉडी में फीवर और पेन को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन जो डाइक्लोफिनेक सोडियम जो मेडिसिन है ये यूरिन में एक्सक्रीट होती है और ये मेटाबोलाइज नहीं होती, और यूरिन में एक्सक्रीट होने के बाद जो भी प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है उस प्लांट को कंज्यूम करने वाले इंसेक्ट में एंटर कर जाती है, और उस इंसेक्ट को जब कोई किंगफिशर खाता है या कुछ बर्ड्स खाते हैं तो इनका लीवर डैमेज हो जाता है और फाइनली इस बर्ड की डेथ हो जाती है। तो सोचिए कि एक मेडिसिन जिसे कंज्यूम तो ह्यूमंस ने किया था, कंज्यूम तो कुछ एनिमल्स पर इंजेक्टेबल के रूप में हुई थी, लेकिन उसका ड्रास्टिक इफेक्ट कहाँ देखने को मिला, उस फूड चेन में एंटर करने वाले जो किंगफिशर थे और दूसरे बर्ड थे। इसकी वजह से क्या होगा, इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ये सभी मर जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल और भी है, एक कुछ जो सी में पाई जाने वाली जो फ़िश हैं उनके बॉडी के नीचे एक सकर फिश अरेंज रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारी
किलर वेल है, ब्लू वेल है, इनके नीचे सकर फिश है जो जॉइन रहती है और फाइनली जहाँ भी फिश माइग्रेट करती हैं ये सकर फिश उनके साथ जाती हैं, क्योंकि सकर फिश के जो फिन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, इस तरीके से वो तैर नहीं सकती प्रॉपरली। तो सकर फिश एक जो होस्ट फिश है उसके साथ अटैच रह करके ही फीडिंग करती हैं। जहाँ पे भी होस्ट फिश शिकार करती है उनके पीसेस को कंज्यूम करने के बाद वापस वो होस्ट फिश को अटैच हो जाती हैं अपने सकिंग जो उनके ओवल शेप जो उनके लिप्स होते हैं, माउथ होते हैं, उसके थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर होस्ट फिश का किलिंग किया जाए, आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली कोविड की मेडिसिन की खोज के लिए वेल्स का शिकार तेज़ी से और वाइट शार्क का शिकार किया गया उसके फिन्स और उसके लीवर के लिए, और इन होस्ट फिश के ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी फिश थी वो ऑटोमेटिकली वो सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये एक लॉस है कि अगर होस्ट फिश की डेथ हो तो उस पर डिपेंडेंट फिश स्पीशीज़ है उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाए। एक बहुत ही शानदार एग्जांपल और है आपके लिए मेरे पास। चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करना पड़ा, ये आज से करीबन 10 से 12 साल पहले। इवन फिलीपींस में, मलेशिया में और साथ में ही कंबोडिया के जंगल्स में, जहाँ पर बैम्बू प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और फाइनली इन बैम्बू प्लांट के ऊपर ही जाइंट पांडा है जो कि एक स्पेशली बियर की एक प्रजाति है जिसका फेस दिखने में वाइट और बॉडी ब्लैक होती है। बहुत ही पीसफुल एनिमल है, बहुत ही शानदार एनिमल है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जब कॉन्टीन्यूसली फॉरेस्ट को, जो बैम्बू फॉरेस्ट है उनको कट किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, यहाँ तक कि फॉरेस्ट से इस टिम्बर को रिमूव किया गया फर्नीचर वर्क के लिए, तो जाइंट पांडा के लिए जो फूड की जो कमी थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी और फाइनली ये जो पांडाज हैं इनकी तेज़ी से डेथ होने लगी। और कुछ पांडा है जो बड़े शहरों में, छोटे शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे जिसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स होने लगे और फाइनली इसकी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और फाइनली ये एक कंसिड्रेशन में आया कि हमें बैम्बू प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और आज बहुत सारी सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर बैम्बू प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है और रेड जाइंट पांडा को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि को एक्सटिंक्शन क्या रोल है। अगर बैम्बू प्लांट का एक्सटिंक्शन हो गया तो फाइनली उस पर डिपेंडेंट जो एनिमल्स हैं जो उसे फूड के लिए कंज्यूम करते हैं उनका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। चलिए मूव करते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई एंड हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।